बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच। MDH। एसोसिएट स्पॉन्सर जैपनीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, अ जैपनीज इनोवेशन। रॉयल ग्रीन, टेस्ट द सक्सेस। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार एक एक अपडेट इंडिया न्यूज हरियाणा आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं और बड़ी और अहम जानकारी अब आपके स्क्रीन पर है। तो लगातार चुनावी अपडेट और पल पल आप देख रहे हैं कि ये जो अपडेट्स हैं वो इंडिया न्यूज हरियाणा आपको लगातार बता रहा है। और अब एक और बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवाते हैं। तो देखिए, लगातार जो सीटों का आंकड़ा है वो किस प्रकार का है, कौन सी सीट पर कौन कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए है, कहां पर जीत हो रही से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत, ये बड़ी जानकारी। और कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी ने जीत दर्ज कर ली। एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा में अभी हमको पता है कि देश भर में एक प्रकार का यह लोकतंत्र का एक ही उत्सव होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव इस बार 2024 लगभग 2.5 महीने पहले घोषित हुआ। पहली बात तो है कि 7 चरणों में चुनाव होने के नाते से लंबा समय हमको हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन ये तो सबके लिए था, कोई बात नहीं। फिर भी कार्यकर्ता धूप में, गर्मी में किस प्रकार से पसीना बहाता रहा। मैंने आज आकर के पहले करनाल के कार्यालय में, अभी पानीपत के कार्यालय में सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, जनता का धन्यवाद किया है। और विशेष तौर पर मैं मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत एक सकारात्मक सहयोग इस सारी व्यवस्था को संचालन करने में दिया है। जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी यानी कि विशेष तौर पर चुनाव आयोग के नाते से जिन जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है, उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। ये ठीक है कि जहाँ तक रिजल्ट का विषय है वो क्लेम हमारा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 11 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाए हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी को। तो जो भी जनता का वर्डिक्ट है उसको हम सर स्वीकार करते हैं। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को अभी आप सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, देखिए सीट घटी है तो इसका विश्लेषण जरूर होगा, लेकिन हाँ ये भी उन्होंने साथ में कहा कि देखिए ये भी लोकतंत्र में हो रहा है कि तीसरी बार लगातार एनडीए जो सरकार है वो बनाने जा रहा है, और जो सीटें कम हुई रही हैं, जो सीटें घटी हैं, उसकी हम विवेचना करेंगे, उसका हम विश्लेषण करेंगे। ये बात उनके द्वारा कही गई है। अपेक्षित जो सफलता है वो नहीं मिली है, इस बात को उन्होंने कहा। और विधानसभा चुनावों का भी साथ में उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में भी हम पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। कार्यकर्ताओं का उन्होंने धन्यवाद किया। एक लंबा जो चुनाव है वो चला, 7 चरणों में चूंकि ये चुनाव था, इसलिए कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत करी है। और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो सीटें कम हुई हैं उसका विश्लेषण होगा। तो पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी आप सुन रहे थे। हालांकि अब लगभग जो तस्वीर है वो पूरे देश की स्पष्ट हो चुकी है। टैली लगातार आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें बहुत ज्यादा कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, क्योंकि लगभग जो परिणाम है वो एक तरीके से स्टैब्लिश्ड होते हुए आपको दिख रहे हैं। अब यहां से आगे की जो तस्वीर है देश के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि प्रधानमंत्री का ये चुनाव था,
वो किस प्रकार की रहेगी, इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं। 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं मेरे साथ, उनका पहले आपसे परिचय करवाते हैं। अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अमित जी स्वागत है आपका। अनुज अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनुज जी आपका भी स्वागत है। और अमित नेहरा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अमित नेहरा जी आपका भी स्वागत है। और केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलकानिया जी आपका भी स्वागत है। नेहरा जी आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि अब तो लगभग हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि तस्वीर कमोबेश इसी प्रकार की रहेगी। इसमें कोई अब बहुत ज्यादा बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। एक आध सीट अगर हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। कैसे देख रहे हैं यहां से आगे की जो तस्वीर है देश के हिसाब से, प्रधानमंत्री के हिसाब से? अब जो पॉलिटिकल पार्टी एक होता ना कि अब की फैक्टर या जो ताले की चाबी है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में, कैसे अब यहां से आगे का परिदृश्य और तस्वीर आप देख पा रहे हैं? अमित जी। देखिए अतुल, हो सकता है चेंज भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं, उनमें अंतर काफी कम है। तो अभी ये कह नहीं सकते कि बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा, बहुत ज्यादा बदल भी सकता है। हालांकि ये मान भी लेते हैं अगर यही रहे, हालांकि संभावना तो इसी बात की है कि यही रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा हमें क्वेश्चन लेना चाहिए जी 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 चीजों में जी। तो हो सकता है परिणाम बदल भी जाए जी। क्योंकि 5,000 से कम जो वोटों का फर्क है वो कई सीटों पे है और वो नेक टू नेक फाइट चल रही है उनपे। तो फिर भी अगर हम यही रहे तो आपका सवाल बड़ा मौजूद है। पहली बात तो ये है कि नहीं अमित जी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि 5:30 बजे के आसपास एक खबर आई जिसमें ये हुआ कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन जा रहा है जो कि चुनाव आयोग के पास और ये शिकायत करेगा कि भाई ये काउंटिंग इतनी धीमी क्यों चल रही है, परिणाम जल्दी घोषित क्यों नहीं हो रहे हैं। और इसलिए हालांकि अब वो ऐसा खबर नहीं है ना, वो डेलीगेशन गया मिलने के लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। और अब तो बहुत हमको लग रहा है कि ये स्टैब्लिश्ड होता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आप कह रहे हैं काफी हद तक क्लियर है ये। अब पहली बात तो ये है कि इन चुनावों में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा को धक्का पहली बार पहुंचा है कि वो चुनाव जिताऊ एक व्यक्तित्व माने जाते थे। तो वो ठप्पा अब की बार लगते लगते रह गया उनके, ठीक है ना, क्योंकि उनके नाम से वोट मिलते थे। खासकर मैं अगर हरियाणा के परिदृश्य की बात करूं तो 2014 में भी 2019 में भी नरेंद्र मोदी के कारण ही यहाँ पे बीजेपी ने अपने पैर जमाए थे, नहीं तो उससे पहले बीजेपी का यहाँ इतना बड़ा प्रभाव नहीं था। तो उस छवि पे भी धक्का पहुंचा है। रही बात आपने कि अब क्या रहेगा, तो देखिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने भी देखी होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो जब उनसे पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या होगी, आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया था कि मैं अपनी योजना अगर आपको बता दूंगा तो मोदी जी को पता चल जाएगा। तो जब कांग्रेस ही अपने पत्ते नहीं खोल रही है तो हम क्या संभावना व्यक्त करें। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस के पास अपने जो सहयोगी दल हैं उनको देने के लिए बहुत कुछ है। यहां तक कि वो प्रधानमंत्री पद का जो दावा है वो भी नहीं ना करने की स्थिति में है, वो भी किसी को दे सकती है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस को किसी भी सूरत में बीजेपी को सरकार बनाने से रोकना है, तो उसके लिए वो कुछ भी त्याग कर सकते हैं। वो यहां तक कर सकते हैं कि हम बाहर से आपको समर्थन देंगे, चाहे आप बेशक आप बाकी दल मिलकर अपनी सरकार बना लो। तो एक तो ये है कि देश त्रिशंकु संसद की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, हंग पार्लियामेंट। तो ये चीजें हैं। तो बीजेपी मुझे लगता है कि इस स्थिति में तो नहीं होगी कि वो किसी को दूसरी पार्टी के आदमी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दे क्योंकि नरेंद्र मोदी के होते हुए। तो ये यहाँ पे मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट है। कांग्रेस के पास प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट ये है कि संख्या 100 से कम है, 100 के बराबर है, 98-99 के आसपास टैली घूम रही है। अगर उसमें 20-25 सीटें और होती तो और ज्यादा नेगोशिएशन के मैं अपने आप को कंफर्ट महसूस करती हूँ अपने आप को। फिलहाल तो यही है। बाकी नहीं, लेकिन नेहरा जी, दो पार्टियां जिसमें हम लोग एक तो जेडीयू को देख रहे हैं और दूसरा टीडीपी को जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें एक तो प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री के तौर पर संतुष्ट वाली स्थिति में हो सकती है, लेकिन क्या नीतीश कुमार को लेकर के आपके जहन में अभी ऐसा है? और अगर खाली नीतीश कुमार थोड़ा सा अल्टी पल्टी मारते भी हैं तो क्या तस्वीरें आपको लगता है कि बहुत कुछ बदल सकती हैं? क्योंकि इधर जो संख्या है वो भी 243-245 के आसपास दिख रही है और अदर्स 18 अभी भी दिख रहा है हम लोगों को। नेहरा जी, देखिए मुझे ये लगता है कि जो चंद्रबाबू नायडू है उनकी जो विचारधारा वो काफी हद तक बीजेपी से मिलती जुलती है और उसी तरह का मिजाज है उनका। और लेकिन अगर बात की जाए जेडीयू की
तो वो वाकई में समाजवादी पार्टी है, उसके लिए हर समाज, हर पार्टी बराबर है। वो कांग्रेस में भी आ सकते हैं, वो बीजेपी में भी जा सकते हैं, वो तटस्थ भी रह सकते हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। तो वो वहां ज्यादा कंफर्ट महसूस करेगी कांग्रेस, मुझे लगता है, जेडीयू के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार कई बार इधर भी आगे हैं, कई बार उधर चले गए हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं है इस तरह की चीज का। तो वो आ सकते हैं, उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि इस बार एक बार वो फिर से कह के आए कि अब मैं नहीं पलटूंगा, लेकिन अब इंतजार हम लोग करते हैं, क्योंकि नेहरा जी अब तस्वीर ऐसी हो गई है कि सारी चीजें अब नीतीश कुमार पर आके टिक गई हैं। बहुत सारी चीजें आप सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार के मीम्स और वगैरह चल रहे हैं। अनुज जी, विचारधारा का संकट नहीं है उनके सामने। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुज जी। यहां से तस्वीर आगे की देश के परिप्रेक्ष्य में कैसी दिख रही है, और क्या हरियाणा के जो नतीजे हैं वो आपको कुछ चौंका रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ और ऐसा हो सकता था जो आपने असेस किया, या उससे बिल्कुल अलग इतर कुछ नजर आ रहा है देश के परिप्रेक्ष्य में भी और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी? देखिए, जहाँ तक देश का परिदृश्य है, मैं स्पष्ट समझूंगा कि इंडी गठबंधन को या कांग्रेस को अभी सरकार बनाने की पहल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंकड़ों में वो अभी बहुत फिट नहीं बैठते, और जब बीजेपी अल्पमत में है तो ऐसे में बीजेपी अपने बोझ से खुद गिर जाए, वो सरकार बनाए, उसके कंट्रडिक्शन सामने आएंगे, तो एक मिड टर्म पूल वाली स्थिति बन सकती है। और कांग्रेस के लिए और विपक्ष के लिए ज्यादा अच्छा है कि बीजेपी को सरकार बनाने दे, उनको फेल होने दे, और उनको चारों तरफ से घेरे और मिड टर्म पूल कराए। वो कंडीशन में अगर मिड टर्म पूल वाली कंडीशन क्रिएट कर देती है कांग्रेस और विपक्षी दल, तो ऐसे में विपक्ष के लिए ज्यादा सीटें लाना और मेजोरिटी में आना बहुत पॉसिबल है, और ये अगले 6 महीने 1 साल के अंदर भी हो सकता है। तो इनको अपने कंट्रडिक्शन में, अपने अंदरूनी लड़ाई में और अपने अहम की लड़ाई में इनको, मुझे लगता है, जूझने दीजिए, उसका फायदा लीजिए, तब तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। और इमीडिएटली आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने सारे जो दल हैं उनमें ही संतुलन साधने में ही आपकी सारी एनर्जी निकल जाएगी, और जो बीजेपी से आप अपेक्षा कर रहे हो वो आप ही के अंदर होने लगेगा, उसकी एडवांटेज बीजेपी को मिल जाएगी। नहीं, लेकिन अनुज जी, आपको लगता है कि अब जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे से जब ये सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आगे की रणनीति क्या, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अगर पत्ते खोल दूंगा तो ये नरेंद्र मोदी को पता चल जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस के अंदर भी जो पार्टनर हैं उनके अंदर भी बहुत ज्यादा कोई एकरूपता नहीं है। अब आप देखिए, ममता बनर्जी नहीं पहुंचती हैं, एमके स्टालिन नहीं पहुंचते हैं बैठकों के अंदर, आपस की जो खींचातानी है वो बड़े स्पष्ट तौर पर दिखती रही है और बार बार खुल करके दिखती रही है। तो ऐसे में भले ही आप एक बड़े ये कह रहे हैं कि गेम की तरफ हैं। चलिए, मैं एक बड़ी खबर का रुख करता हूं, फिर मैं आपके पास वापस आता हूं। ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की ओर से बयान दिया गया है, दिल्ली से ये अहम जानकारी मिल रही है। यूपी की जनता ने तो कमाल कर दिया, ये बात प्रियंका गांधी ने कही है, और ये वाकई में उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और सबसे मेजर डेंट अगर कहीं किसी प्रदेश में लगा है तो वो उत्तर प्रदेश है। और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी इस बात को कहती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को खुद भी ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर मिलने वाली हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प है उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ है। अब इसका एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, इसको देखना होगा। कहां पर क्या कुछ कमियां रही हैं इसको भी समझना होगा, क्योंकि ये जो सीटें आपको ज़्यादा घटी हुई दिख रही हैं, ये बात आप ये मान के चलिए कि ये नुकसान सीधे तौर पर दिख रहा है। एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं, तो बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चुनाव नतीजों पर कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना, राहुल गांधी ने भी चुनाव नतीजों पर बयान दिया, और हम ईडी सीबीआई के खिलाफ लड़े, राहुल गांधी ने इस बात को कहा। जो बातें हालांकि राहुल गांधी चुनावी प्रचार के दौरान कहते रहे, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। ये बात राहुल गांधी ने कही है। हम गठबंधन से जुड़े हुए दलों का सम्मान करते हैं और देश को नया विजन कांग्रेस पार्टी ने दिया है। राहुल गांधी की ओर से ये बयान आया है, तो महत्वपूर्ण है। चुनाव में साजिश भी रची गई, इस बात को राहुल गांधी ने कहा है। कुछ बड़ी दिलचस्प बातें भी उन्होंने कही हैं। अब देश मोदी को नहीं चाहता है, राहुल गांधी ने इस बात को भी कहा। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी थी। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के
इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। ये कॉन्स्टिट्यूशन देश की आवाज है। बहुत सारे लोग ने इसको नहीं बचाया, चुप रह गए थे, मगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोग, सबसे कमजोर लोग खड़े हो गए और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाया। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। जाति जनगणना, महालक्ष्मी, ये हमारे वायदे हैं। धन्यवाद। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करी, उनका आप देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस समय काफी बढ़ा हुआ है, और जाहिर है कि कांग्रेस चूंकि गेन कर रही है तो ये कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। विपक्ष कुल मिलाकर के अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें एक मजबूत स्थिति में जरूर आ रहा है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छा है, लेकिन हाँ, यहां से आगे का परिदृश्य और जो तस्वीर है वो किस प्रकार की रहेगी, इस पर हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। अनुज जी, आपके पास मैं वापस आता हूं उसी प्रश्न के साथ। ये जिस तरह की स्थितियां या परिस्थितियां जो बन रही हैं, इसमें क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नेगोशिएशन की स्थिति में कोई नीतीश कुमार होंगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार की पहले जो पार्टी समता पार्टी थी, उसके बाद जेडीयू बनाया, ये एक तरह से बीजेपी में जिन लोगों को सीधे नहीं ले सकते तो उनको लेने के लिए एक पार्टी बनाई गई थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। तो इसमें इसका अगर वैचारिक अलाइन कहें तो वो बीजेपी के साथ ही ज्यादा है। और नीतीश कुमार को, जहां तक मेरे पास खबर थी कि इलेक्शन से पहले एक डील हुई थी कि नीतीश कुमार सिर्फ लोकसभा चुनावों तक ही सीएम रहेंगे, उसके बाद हो सकता है वो उनको केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए और बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। और आपने देखा होगा कल नीतीश कुमार दिल्ली आए भी थे और मोदी जी से और अमित शाह से उनकी लंबी मुलाकातें भी हुई हैं। तो बहुत कुछ बिहार में ऑलरेडी चल रहा है, और जितनी मेरी समझ है बीजेपी के बारे में, मोदी अमित शाह बहुत दूरदर्शी हैं। उन्होंने डैमेज कंट्रोल भी और अपनी सरकार ऐसे में कैसे चलानी है इसके लिए भी प्लान भी तैयार कर रखा होगा। तो अभी फिलहाल उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बीजेपी में अब जो अगला जो खेल शुरू हो रहा है वो लीडरशिप में टसल शुरू हो जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएंगी, और ऐसे में एक दिलचस्प होगा कि कहां से वो बढ़ती है और वो कंट्रडिक्शन कितने बड़े हो पाते हैं। दूसरी चीज, अलायंस को साथ में लेके चलना एक अपने आप चैलेंज होता है। तो और कांग्रेस को इस समय यही काम करना चाहिए कि बीजेपी के कंट्रडिक्शन को उभारना चाहिए और अपने साथ जितने अलाइज हैं उनके साथ अपनी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इसके साथ साथ राज्यों में जहां जहां संभावित चुनाव है वहां पर अपना कैडर खड़ा करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कमी है जो दिखती है कांग्रेस में, कॉन्फिडेंस की भी दिखती है और कैडर की भी दिखती है। तो वो अगर बनता है तो अगले एक साल में कांग्रेस ज्यादा बेटर पोजीशन में होगी, ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में होगी, जहां बीजेपी को बहुत अच्छे से घेर कर निपटा सकती है। तो उस कंडीशन में आपने जो बात कही है, तो इस पर मैं एक प्रश्न और आपसे लूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा तो इसका थोड़ा और आप अच्छे से विश्लेषण करें। लेकिन इस बीच मेरे सहयोगी गुलशन भी जुड़े हैं, एक बार मैं उनसे एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं इस चर्चा में वापस लौटता हूं। गुलशन, तस्वीर अब हरियाणा की हम लोग देख रहे हैं कि लगभग स्पष्ट हो चुकी है। 5-5 पर जो आंकड़ा है वो बिल्कुल आकर के सिमट गया है। गुरुग्राम में भी हम लोगों ने देखा कि बीजेपी ने जो जीत है वो हासिल कर ली है। कैसे देख रहे हैं इन चुनाव परिणामों को आप? देखिए, बिल्कुल अब नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं। कांग्रेस के खाते में 5 सीट आई है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 5 सीट आई है। लेकिन गुरुग्राम लोकसभा सीट भी बीजेपी के खाते में आई है। और इस समय मैं राव इंद्रजीत के कार्यालय के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं जीत का जो जश्न है वो इस समय मनाया जा रहा है। और यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ जो है तब सभी जो नेता हैं वो थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं, हम एक एक करके
लोगों से आप बातचीत भी करेंगे कि जश्न की तैयारियां इस समय बन रही हैं। क्या कहेंगे मैडम आज राविंद्रजीत सिंह की जीत को लेकर? देखिए, बहुत खुशी का है। हम तो अपने सारे कार्यकर्ताओं को और जनता को बहुत बहुत बधाई देते हैं, जिन्होंने हमारे राव साहब को तीसरी बार फिर से यहाँ का सांसद और बहुत अच्छे मतों से उन्होंने जिताया। तो उसके लिए सच हमारे लिए बहुत खुशी का है और गुड़गांव से हम तो सभी कार्यकर्ताओं को और अपनी जनता को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। लेकिन जीत का मार्जिन बहुत कम रहा है, क्या कहेंगे? देखो जी, बीच में कई लोगों ने क्या पता घपला हुआ है, क्या हुआ है ये समझ नहीं, लेकिन मोदी जी का ही था। मतलब जहाँ भी हमने वोट भी डाला है, भारी संख्या में हमने डोर टू डोर भी किया। हर बंदे ने कहा जी मोदी जी को वोट देना है। जीत से कितना आश्वस्त है कि इतने मार्जिन से जीत रहने वाली है या फिर इससे अधिक? जितनी मेहनत की थी उतना फल नहीं मिला हमें। पब्लिक पता नहीं कहाँ किससे नाराज हो गई, किस कारण से नाराज हो गई। कहाँ 3,85,000 का मार्जिन था हमारा पिछले, और अब हमारा 73,000 समथिंग का मार्जिन है। खुशी के साथ गम भी है कि हम, तो लगता है मायूसी है, क्योंकि खुशी मायूसी तो है ही इस बात की कि कहाँ हम 3,85,000 जीते और कहाँ हम 73,000 जीते। तो ये मायूसी है, लेकिन फिर भी हम खुश हैं कि हमारे राव साहब जो बेदाग आदमी हैं, जो सीट निकाल के लाए, इतनी टिपिकल पोजीशन के अंदर अपने भी निकाली और धर्मवीर जी की भी निकाली सीट। तीसरी बार लगातार आपको इंचार्ज बनाया गया गुरुग्राम लोकसभा का। हालांकि जीत तो आपकी हो गई है, लेकिन जो मार्जिन है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राविंद्रजीत सिंह का मार्जिन बहुत कम है। जीत तो जीत होती है, और राव साहब ने छक्का मारा। मैं सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पूरी इतनी 48 डिग्री के अंदर गर्मी के अंदर एक एक वोट मांगने का काम किया और ऐसी शख्सियत को जिताने का काम किया जो हिंदुस्तान की पंचायत में छठी बार, हरियाणा के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़कर छठी बार जाने का काम किया, जनता की आवाज उठाने का काम किया। और जिस तरह जनता ने उनको छठी बार जिताया, 4 बार विधानसभा के अंदर जा चुके, ऐसी शख्सियत जिन्होंने विकास के लिए, गुड़गांव लोकसभा के लिए पूरा अपना, चाहे द्वारका एक्सप्रेस वे की बात करूं, चाहे मुंबई एक्सप्रेस वे की बात करूं, चाहे मेट्रो की बात करूं, चाहे एम्स की बात करें, पूरे लोकसभा के अंदर जिस तरह से विकास कार्य किए हैं। आज हरियाणा के अंदर हमने 5 सीटें जीती है, नरेंद्र भाई मोदी के आशीर्वाद से जीती है। तो इस तरह से माननीय राव साहब ने खुद की जीत के अलावा और हरियाणा के अंदर सीटें जिताने का जिस तरह से काम किया है। नाराजगी क्या समझते हैं जो कम मार्जिन से जीत गया? कोई मार्जिन कम नहीं होता है। कई बार सरकारें 10 साल का कार्यकाल था, किसी को पर्सनल कुछ बातें हो सकती है, और हमारा 3 विधानसभा का क्षेत्र इस टाइप का है। तो तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय, जहां पर आज वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर की हैं। आप देख सकते हैं कि हालांकि कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं। अब चूंकि मैंडेट तो एनडीए को मिल गया है, लेकिन जिस तरीके का उत्साह आप देखते हैं कि कमोवेश देखा जाता है या देखने को मिलता है, वो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं कम नजर आ रहा होगा। वो चाहे आप कार्यकर्ताओं के तौर पर देखें, आप समर्थकों के तौर पर देखें, नेताओं के तौर पर देखें, लेकिन हाँ, अब प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, संबोधित करेंगे। और आज का ये संबोधन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से क्या संदेश देंगे, कार्यकर्ताओं को वो क्या मैसेज देंगे, आगे क्या रहेगा, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आज प्रधानमंत्री के इस संबोधन से, प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचने से। तो तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की आपको दिखा रहे हैं, और इंतजार है अब से थोड़ी देर के बाद ही प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचने का, जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर का रुख करेंगे। तो पूरे दिन भर की जद्दोजहद के बाद अब आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है, जो तस्वीर है, वो धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती हुई दिख रही है। हरियाणा के अगर लिहाज से आप देख रहे हैं तो 5 और 5 का जो आंकड़ा सेट हुआ वो उसी पर कायम है, और वो लगातार आप देख रहे हैं कि उसी तरह से आगे अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लगभग नतीजे घोषित कर दिए गए हैं, चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। और देश के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो कि परिणामों की ओर पहुंच चुकी हैं, या कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत जो जीत हार का मार्जिन आगे पीछे चल रहा है, वहां पर काउंटिंग चल रही है, और उसके भी जो परिणाम हैं, जो नतीजे हैं, वो घोषित हो रहे हैं। तो तस्वीर कुल मिलाकर के ये स्पष्ट हो गई है। देखिए 290 एनडीए के पास है, 235 इंडिया अलायंस के पास, अदर्स के पास 18, और इस तरीके से ये जो देश का परिणाम है, जो देश ने इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में अपना मैंडेट दिया है, जो सुनाया है अपना परिणाम,
वो ऐसा नज़र आ रहा है जो आपकी स्क्रीन पर है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। ये बड़ी खबर है आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा सीट पर मनोहर लाल जो कि यहां से उम्मीदवार थे, बढ़त उन्होंने ये बना करके रखी हुई है। 2,20,984 वोट करनाल से ये बढ़त बरकरार है। कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा पीछे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भिवानी का। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, भिवानी में क्या स्थिति है इस बीच जरा स्पष्ट करें। और चूंकि परिणाम अब लगभग सब जगह पर हम लोग देख रहे हैं कि घोषित होते हुए नजर आ रहे हैं, भिवानी को कैसे देख पा रहे हैं आप और इन चुनाव परिणामों को? बिल्कुल, चुनाव परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आज काफी चौंकाने वाले परिणाम हरियाणा में आए हैं। 5 सीटों पर, जिसमें से 5 पर बीजेपी आ गए, 5 पर जो है कांग्रेस आ गया है। तो ऐसे में भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी मर्तबा अगर बात की जाए, धर्मवीर सिंह ने किस्मत आजमाई थी और उन्होंने जो है जीत भी हासिल की है। 40,678। एक बड़ी बात यह है यहाँ पर आयुष कि धर्मवीर सिंह ने राव दान सिंह अपने ओपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को उन्हीं के गढ़ में भी हरा दिया है, वहां भी उन्होंने जीत हासिल की है। यानी महेंद्रगढ़ जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे नांगल चौधरी की बात करें, नारनौल की बात करें, महेंद्रगढ़ की बात करें या फिर अटेली मंडी की बात करें, चारों ही विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं धर्मवीर सिंह ने जीत हासिल की है। धर्मवीर सिंह ने अपने भिवानी विधानसभा क्षेत्र में भी जीत हासिल की है, तो शाम विधानसभा क्षेत्र में भी करीबन 9,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि जेपी दलाल के विधानसभा क्षेत्र में बात करूं, लोहारू, वहां जरूर उन्हें मात मिली है, वहां जरूर वो हारे हैं। दादरी की बात करें, दादरी जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों, चक्की दादरी और बाजड़ा, दोनों में उनको हार मिली है। लेकिन कमोबेश जिस तरह के हालात थे, जिस तरह की स्थिति थी, तो जो मार्जिन, जिस तरह का आंकड़ा जो है 4,50,000 का विगत चुनाव है 2019 पे लोकसभा के रण में था, 24 के रण में वो जो है कहीं भी उल्टा होता दिखाई दिया है। 40,000 वोटों से महज जो जीत मिली है। लेकिन आश्वस्त जरूर है इस बात को लेकर। और अब उनकी धर्मपत्नी मुन्नी देवी से हमने बात की थी। हालांकि धर्मवीर सिंह जो है खाटू श्याम गए थे, मंदिर में माथा टेकने के मकसद से अक्सर जाते आते रहते हैं वो, जब भी कोई शुभ काम होता है या जब भी कोई मन्नत मांगनी होती है तो आज वो गए थे। हम सुबह से चर्चा कर रहे थे कि 13 का अंक जो है वो 13 का अंक जो है अंक शास्त्र के हिसाब से धर्मवीर सिंह शुभ मानते हैं। चाहे उनके मकान का नंबर होता है, गाड़ियों के नंबर होता है, जो है बीजेपी ज्वाइन करने की तारीख वो भी 13 तारीख थी, बीजेपी में उनको टिकट मिली वो भी 13 तारीख थी। आज 13 का दिन था और 13 के दिन जो है उनको जीत मिली है। तो घर में अच्छी खासी तरीके से जो है वो आयोजन भी किया गया था। चलिए रवि, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। सिरसा सीट बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने
मुझे ये मौका भी दिया और पार्टी को नेतृत्व दिया है। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से झूठ की राजनीति थोपने का प्रयास किया, मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया। कई दिन से कैसे गलत खबरें लोगों पर थोपी गई, लेकिन लोकतंत्र देश में जिंदा है। मैं बहुत चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो एक और बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, नतीजों पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया आई है। ये बड़ी खबर है, सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। जनता ने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास जताया है, प्रधानमंत्री ने यह लिखा है, और भारत के इतिहास के लिए यह अभूतपूर्व पल है, यह बात प्रधानमंत्री ने कही है। तो ये पहली प्रतिक्रिया है एक्स पर जो पोस्ट आया है प्रधानमंत्री का, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि जनता ने तीसरी बार ये विश्वास जताया है और ये भारत के लिए अभूतपूर्व पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है। तो ये एक्स पर किया गया पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की। अब ये पहली प्रतिक्रिया है आप कह सकते हैं नतीजों के आने के बाद। तो धीरे धीरे सीटें अब क्योंकि फिक्स हो रही हैं, आप देख रहे हैं, क्योंकि अब आंकड़ों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कुछ बड़ा उलटफेर नहीं होता हुआ दिख रहा है, और इसलिए अब ये तय मान के चलिए कि ये इसी के आगे पीछे या इसी के आसपास कमोबेश यही आंकड़े अब रहने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की ये प्रतिक्रिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए इसको अभूतपूर्व बताया, और उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार एनडीए के नेतृत्व में सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री की ओर से आपको बता दें कि ये जो प्रतिक्रिया है वो व्यक्त की गई है, और कुल मिलाकर के ये प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट जो किया है वो आपको हम दिखा रहे हैं। और अब तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए अभी एक तरफ एक्स पर पोस्ट आपने देखा प्रधानमंत्री का, और दूसरी ओर ये बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कार्यकर्ता पहले से मौजूद हैं। यहां पर अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को यहां से संबोधित करेंगे। तो कुछ इशारा आपने एक्स के पोस्ट पर ही देख लिया, जहां पर उन्होंने इसको अभूतपूर्व बताया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि तीसरी बार एनडीए के नेतृत्व में सरकार बन रही है, इस बात को उन्होंने कहा। तो कुल मिलाकर के ये महत्वपूर्ण है। और अब ये तस्वीरें आपको इस समय हम जो दिखा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। और हर बार आप देखते हैं कि इसी तरह से, चाहे 14 में आपने देखा जीत के बाद इसी तरह से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री का बीजेपी मुख्यालय पर, 19 में चूंकि और बड़ी जीत थी इसलिए और बेहतर आपने देखा कि जो एक स्वागत और उत्साह था वो देखने को मिला। और इस बार चूंकि बीजेपी के लिए वो अपेक्षित परिणाम नहीं है जिसकी वो उम्मीद कर रही थी, लेकिन सरकार एनडीए बना रही है, और इसलिए प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँच करके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का वो काम करेंगे। और यहाँ से संबोधन जब प्रधानमंत्री का होगा वो क्या कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जरूर पहली प्रतिक्रिया दे दी है, और उस प्रतिक्रिया के तौर पर उन्होंने नतीजों पर लिखा कि यह अभूतपूर्व है, प्रधानमंत्री ने कहा, और तीसरी बार एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। जनता ने तीसरी बार एनडीए पर उन्होंने विश्वास जताया है, प्रधानमंत्री की ओर से बात कही गई है। रवि हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी बातचीत करते रहते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से वहां की जो स्थिति है वो बता रहे थे। रवि, जो विश्लेषण आप बता रहे थे उसको हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि 19 में हम लोगों ने देखा कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इस बार ये आंकड़ा तो लग रहा था कि क्लीन स्वीप वाली स्थिति तो नहीं होगी, लेकिन क्या 5-5 पर आकर के टिक जाएगा, या किसी एक का प्रदर्शन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, या जीत हार का जो मार्जिन है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे वो कम हो जाना, कैसे इन सारी स्थितियों को आप देखते हैं? देखिए बिल्कुल आयुष, दो सीटों की चर्चा यहाँ करना बेहद जरूरी है, चाहे सोनीपत सीट की बात की जाए या अंबाला सीट की जाए। राजनीतिक जो विश्लेषक है, राजनीतिक जो जानकार है, वो कतई इस बात को हजम नहीं कर पा रहे थे कि सोनीपत सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। रही बात अंबाला सीट की, वरुण मुलाना जो है, वरुण चौधरी सीट से थे, कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो भी जीते हैं।
तो निश्चित तौर पर इन 2 सीटों को लेकर कहीं किसी ने सोचा नहीं था कि बीजेपी के हाथ से ये सीटें दोनों खिंचेंगी, लेकिन अप्रत्याशित तरीके से दोनों की दोनों सीटें, वजह चाहे जो भी रही हो, हुडा फैक्ट्री यहाँ पर काम उसने किया हो या फिर कोई और वजह रही हो, इसके पीछे पार्टी में बीजेपी में भीतरघात की कई बात है, आरोप भी लगे थे, शिकायत भी की गई थी मोहनलाल पटौदी के द्वारा। तो एक वजह ये भी हो सकती है सोनीपत सीट, जाटलैंड का इलाका था, जाटलैंड में जिस तरह से जो है जो चुनाव के नतीजे आए हैं तो निश्चित तौर पर चौंकाने वाले नतीजे हैं। लेकिन और भी कई सारे फैक्टर थे। हरियाणा की 10 सीटों के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर राव दान सिंह की बजाय, अगर मैं भिवानी की चर्चा करूं, राव दान सिंह की बजाय अगर और कोई कैंडिडेट होता तो निश्चित तौर पर जो है आंकड़ा और बढ़ जाता जीत का यहाँ पर बीजेपी का। लेकिन राव दान सिंह ने अच्छी खासी टक्कर दी थी और इस वजह से आंकड़ा जो है 40,000 तक चिमटा है। रोहतक की सीट की चाहे बात की जाए, पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिष्ठा का सवाल थी रोहतक की सीट, जहां पर अच्छे खासे मार्जिन के साथ उनके द्वारा जीत हासिल की गई है। रही बात गुरुग्राम की सीट की, गुरुग्राम की सीट पर जिस तरह से सुबह देखा गया था, राज बब्बर शुरुआत से ही आगे चल रहे थे। हालांकि जब जो मेवात इलाके के ईवीएम मशीनें खुली थी उस वक्त जो अच्छा खासा आंकड़ा था, और एक बार तो हमने ये भी देखा था कि एक जो है चरण में, एक राउंड में जो है राज बब्बर के वोट जो है वो 92,000 करोड़ थे, जबकि 14,000 वोट महज और महज राव इंद्रजीत को मिले थे, यानी 78,000 की लीड थी और धीरे धीरे उस लीड को भी कवर किया गया और उसके बाद जीत भी हासिल की गई। बड़ा रोचक चुनाव था आंकड़ों के आधार पर अगर बात की जाए, बिल्कुल। लेकिन रवि, जो रोचक चुनाव आप बता रहे हैं इसको थोड़ा सा अगर हम लोग विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी समझने की अब कोशिश करें, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में जो दावे हो रहे थे दोनों पार्टियों की तरफ से, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, अब तो दिख रहा है कि सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। अब विधानसभा चुनाव का अगर हम लोग विश्लेषण करें, ये यहां से तस्वीर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें रवि, तो क्या वो भी बड़ा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि वो भी अब बिल्कुल एक तरफा सा तो नहीं होगा कि ये कह दें कि नहीं कांग्रेस जीत जाएगी या ये कह दें कि बीजेपी जीत जाएगी। बिल्कुल 50-50 का मामला है, डगर आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी भी ऐसी गलती कतई करने की कोशिश नहीं करेगी, चाहे टिकट वितरण की बात की जाए या फिर 2-3 जगहों पर ऐसा पेश फंसाता था। हिसार की बात करें, हिसार की सीट को लेकर के जैसे रणजीत सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतारा गया था तो कहीं ना कहीं कई सारे सवाल भी खड़े किए गए थे और ये भी चर्चाएं थी उनकी सीट बदली जाएगी, उनकी टिकट बदली जाएगी। हालांकि जिन हल्कों में, हिसार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, भवानीखेड़ा भिवानी जिले का हिस्सा पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर विगत चुनाव में अगर बात करें तो बीजेपी को अच्छी खासी मार्जिन मिली थी, अच्छी खासी लीड मिली थी, लेकिन इस बार वहां से बीजेपी हारी है। तो कई सारे फैक्टर्स थे, किसानों के फैक्टर की बात करें, अग्निवीर का जो मामला था उसको, हालांकि जो है हरियाणा में केंद्र के कोई मुद्दे नहीं थे, हरियाणा में केंद्र के स्तर पर किसी तरह के कोई मुद्दे नहीं। चलिए रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विश्लेषण के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो जो है जो अब विश्लेषण है वो इस तरह के जो हार जीत है उसका हो ही रहा है, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर की तस्वीरें आप देखिए, इंतजार हो रहा है यहाँ पे प्रधानमंत्री के आने का, और प्रधानमंत्री यहाँ से आकर के अब कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा दिलचस्प नतीजे इस बार लोकसभा चुनावों के लिहाज से आपको देखने को मिल रहे हैं। और ये लोकसभा चुनाव के नतीजे, चूंकि जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था उस समय ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा मुश्किल भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार के लोकसभा चुनावों में नहीं होगी, लेकिन स्थितियां बिल्कुल उससे विपरीत हैं। चुनाव परिणाम बिल्कुल आप कह सकते हैं कि उसके विपरीत आपको दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि एनडीए अपने कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आप देख रहे हैं कि सरकार बना रहा है, लेकिन चूंकि लक्ष्य 400 पार का रखा गया था, इसलिए उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये काफी कम नजर आ रहा है। और एक चीज और थोड़ा सा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में भी अपने दम पर मैंडेट हासिल किया, 2019 में भी, लेकिन इस बार उसमें थोड़ी सी कमी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हालांकि अभी भी पूरे सीटों के परिणाम नहीं आए हैं, इसलिए थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा। जीवन में खुशियों की बहार देश ले रहा नया आरू भी एक बार पुनः एक बारम मोदी सरकार। और एक बड़ी खबर का और रुख करते हैं, तो ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है
देश भर में एक प्रकार का यह लोकतंत्र का एक ही उत्सव होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव इस बार 2024 लगभग 2.5 महीने पहले घोषित हुआ। पहली बात तो है कि 7 चरणों में चुनाव होने के नाते से लंबा समय हमको हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत भी करनी पड़ी, लेकिन ये तो सबके लिए था, कोई बात नहीं। फिर भी कार्यकर्ता धूप में गर्मी में किस प्रकार से पसीना बहाता रहा। मैंने आज आकर के पहले करनाल के कार्यालय में, अभी पानीपत के कार्यालय में सब कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, जनता का धन्यवाद किया है और विशेष तौर पर मैं मीडिया के लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बहुत एक सकारात्मक सहयोग इस सारी व्यवस्था को संचालन करने में दिया है। जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी यानी कि विशेष तौर पर चुनाव आयोग के नाते से जिन जो ड्यूटी दे रहे हैं, उनका भी बहुत ही एक चैलेंजिंग काम होता है, उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया है। हरियाणा का चुनाव बिना किसी बाधा के संपन्न हुआ है। ये ठीक है कि जहाँ तक रिजल्ट का विषय है वो क्लेम हमारा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन 11 सीटों में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाए हैं, 5 कांग्रेस को गई हैं, कांग्रेस और उनके सहयोगी को। तो जो भी जनता का वर्डिक्ट है उसको हम सर स्वीकार करते हैं। ऐसा हमको पता तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए कि इस तरीके से बीजेपी कार्यालय पर अभी इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री के आगमन का। गहमा गहमी वहां पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और ये इंतजार किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री यहां पर कब पहुंचते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक्स पर हालांकि प्रधानमंत्री ने पोस्ट इसके पहले किया जिसमें उन्होंने जनता का आभार भी व्यक्त किया, लेकिन अब इंतजार है, चूंकि जब प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर प्रधानमंत्री यहाँ से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं, इस पर पूरे देश की निगाहें रहेंगी। हालांकि इसके पहले प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार विश्वास जताया, इस बात को उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि यह भारत के इतिहास के लिए अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं उसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स पर पोस्ट करते हुए कही गई। अब एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, तो बड़ी जानकारी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों की मेहनत पर रंग आई है और मैं बहुत आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी का, हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, मनोहर लाल जी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का और आप सभी भाइयों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है किस तरह से मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करूँ। और मैं जो है आप लोगों का सभी का गहराई से बहुत परफॉर्मेंस जो है अच्छी रही। शाहबाद के साथियों के लिए भी बहुत बहुत तो वहीं विधानसभा के उपचुनाव में नायब सिंह सैनी ने जीत के बाद क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को
मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। इन्होंने एक बड़ा विश्वास वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। करनाल तो नायब सैनी को अभी आप सुन रहे थे। उनका जीत के बाद उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि एक बार फिर से देश के अंदर एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और उसके अलावा उन्होंने अपनी जीत के लिए भी जो करनाल की जनता है उसका आभार व्यक्त किया है। तो भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल करी है। अब आपको बता देते हैं कहां से कौन जीता है। देखिए, सोनीपत से कांग्रेस की ओर से सतपाल ब्रह्मचारी जीते हैं, जीत इन्होंने हासिल की है। राव इंद्रजीत गुरुग्राम सीट से जीते हैं, ये जीत इन्होंने हासिल की है। ये वो नतीजे हैं जो कि घोषित हो चुके हैं। सिरसा से कुमारी सैलजा ने जीत हासिल कर ली है। तो सिरसा में कुमारी सैलजा की जीत हो चुकी है। इसी तरह से हिसार से जयप्रकाश, उन्होंने जीत हासिल की है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। हिसार, सिरसा, सोनीपत, गुरुग्राम, इन सभी जगहों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। और बाकी जो सीटें हैं उसके भी नतीजे धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि आ रहे हैं, जो कि अब बहुत ज़्यादा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। इंतज़ार है, क्योंकि औपचारिक तौर पर जब नतीजों की घोषणा हो जाए, जीते हुए कैंडिडेट को जीत का सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उसके बाद वो जो जीत है वो घोषित हो जाती है। लेकिन कुछ जो बढ़त हैं वो इस प्रकार की भी होती हैं जो आप देखते हैं कि एक अजय बढ़त के तौर पर अगर कोई 1.5 लाख 2 लाख के मार्जिन से या 50,000 या 80,000 के मार्जिन से आगे चल रहा है, तो ये मान के चलिए कि अब यहाँ तक आते आते वो सीट उसी प्रत्याशी के खाते में जाती हुई आपको दिखेगी। तो ये कुछ और तस्वीरें हैं जो कि जश्न की भी हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जश्न है वो मनाया गया है वो तस्वीरें। और अब ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर की हैं, जहाँ पर इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे, संबोधित करते हुए वो क्या कुछ कहते हैं ये देखना होगा। कार्यकर्ता मौजूद हैं वहाँ पर प्रधानमंत्री के इंतज़ार में, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जब पहुँचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज वो क्या कहते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि सरकार एनडीए बना रहा है स्पष्ट बहुमत के साथ, लेकिन यहाँ से संदेश प्रधानमंत्री क्या देते हैं कार्यकर्ताओं को, ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भरना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी लेकर के चली थी, लेकिन एनडीए का आंकड़ा ही 300 के आसपास आपको दिख रहा है। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री का ये संदेश भी उतना ही अहम रहने वाला है। देखते ये हैं कि प्रधानमंत्री आज यहाँ से अपने संबोधन में किन बातों को कहते हैं। तो 290, 235, 18 आदर्श, और अभी भी बहुत सारे राउंड्स की जो मतगणना है वो अभी चल रही है। एक बड़ी और खबर का रुख करते हैं। तो करनाल उपचुनाव में नायब सैनी की जीत हुई है, और जीत के बाद नायब सैनी ने क्या कहा ये भी हम आपको सुनवा चुके हैं। और कल मोदी कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है 11:30 बजे सुबह, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो कल मोदी कैबिनेट की मीटिंग होगी, सूत्र ये बता रहे हैं 11:30 बजे इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। कल मोदी कैबिनेट की
कल मोदी कैबिनेट की भी बैठक हो सकती है, ये भी अहम जानकारी है। और मीटिंग होगी कल मोदी कैबिनेट की, सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि कल सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की मीटिंग भी हो सकती है। तो आज चुनाव परिणाम आने के बाद कल मोदी कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब जाहिर है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और इसलिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेंगे। सरकार बनाने का दावा बीजेपी के द्वारा पेश किया जाएगा एनडीए अलायंस की ओर से, और एनडीए की भी बैठक कल होनी है। और उसके बाद ये तय होगा कि सरकार का जो स्वरूप है वो क्या रहेगा, उसमें कौन कौन से चेहरे अब शामिल होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हैं जो आप देखेंगे कि सरकार के स्तर पर भी आपको बदलती हुई दिखेंगी। क्योंकि अब यहाँ से अपने सहयोगियों को साथ लेकर के भी चलना, एक तो पहले सहयोगी साथ थे, लेकिन क्योंकि खुद भारतीय जनता पार्टी अपने मैंडेट के साथ सत्ता में थी इसलिए, लेकिन अभी यहाँ से अब सहयोगियों के बिना वो मैंडेट नहीं है, तो इसलिए बहुत कुछ निर्भर करेगा जो साथी हैं, जो अलायंस हैं, जो आपके घटक दल हैं, उनके ऊपर भी। तो अब ऐसे में आज प्रधानमंत्री का ये संबोधन बहुत अहम रहने वाला है। कार्यकर्ताओं को वो क्या कहते हैं, वो क्या संदेश देते हैं, फिर कल जो बैठकें होंगी उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, और उसके बाद स्वरूप और प्रारूप क्या होगा ये और दिलचस्प रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये तस्वीर कुछ इस प्रकार की रहेगी जो आप अभी देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का इंतज़ार हो रहा है यहाँ पर। प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुँचेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ से किया जाएगा। क्या कुछ प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं, प्रधानमंत्री का संबोधन आज कितनी देर का रहता है, ये सब अहम रहने वाला है। चूँकि आज सुबह से ही आप देख रहे हैं कि एक ऊपापोह की जो स्थिति है वो लगातार बनी रही। हर खेमे में आप देख रहे थे कि जो जश्न है वो मनाया जा रहा था। ये अलग बात है कि विपक्ष मैंडेट तक नहीं पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्षी खेमे में आपने देखा कि एक तरीके से उत्साह था। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा कि पहले ही राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा की गई, और अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि अब थोड़ी देर के बाद ही पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय जहां पर उनके द्वारा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाना है। तो ये तस्वीरें हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की, जो कि आपको हम इस समय दिखा रहे हैं। और बाकी जैसे जैसे नतीजे भी आते जा रहे हैं वो नतीजे भी हम आपको लगातार अपडेट करते जा रहे हैं। जिन जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है, ये सब हम आपको एक एक अपडेट्स के साथ बता रहे हैं। और आंकड़ा अगर आप नेशनल टैली भी देखेंगे, देश के हिसाब से भी देखेंगे, तो वो भी आपकी स्क्रीन पर लगातार है। अब देखिए ये स्थिर हो चुका है, क्योंकि 290, 235 और 18, और लगभग अब मान के चलिए कि यही एक प्रकार से जो फाइनल आंकड़ा है वो रहेगा। बहुत ज़्यादा इसमें कोई उलटफेर नहीं है। ये हो सकता है कि कुछ सीटें जो कि बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे हों उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएं, लेकिन अब उससे ज़्यादा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने की अब उम्मीद उस तरह की नहीं है। तो देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाएगा, ये हालांकि नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है। तो तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की आपने देखी, और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से जब जीत का सर्टिफिकेट दिया गया तो उसके बाद प्रत्याशी भी उत्साहित नजर आए। और अब मनोहर लाल भी आप देखिए किस तरीके से मंदिर गए हैं, जहां पर उन्होंने माथा टेका है, आशीर्वाद लिया है। जनता का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया। साथ ही साथ मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सीटें अगर कम हुई हैं तो उसकी विवेचना भी होगी, उसका विश्लेषण भी करेंगे।
तो इन बड़ी खबरों पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन वापस आते हैं।